हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अरब आक्रमणकारियों के बारे में 1 लाइनर प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस को हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आप जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर सकें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मैंने बताया था ना, सबसे पहला सफल आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? तो याद रखिएगा, पहले तो स्थान का नाम रखिएगा सिंध वाला क्षेत्र। ठीक, सिंध में उस समय किस वंश का शासक था? चच वंश का। राजा कौन था वहाँ का? ताहिर था। ताहिर की जो 2 पुत्रियाँ थी उसको उसने सुलेमान के पास भेज दिया था, मतलब राजा के पास। और फिर इसके बाद याद रखिएगा कि उस समय इराक का गवर्नर कौन था? तो इराक का गवर्नर था अल हज्जाज। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया था, ये बताना है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था, ये बताना है। तो सिंध पर आक्रमण जो किया था वो कब किया था? तो 712 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था। ठीक है, राजा दाहिर था। और किस वंश का था? तो चच वंश का था। ठीक है, कहाँ शासन करता था? सिंध पर। ठीक है, राजा दाहिर किस राजवंश से संबंधित था? तो देखो नीचे क्वेश्चन भी आ गया है, तो ये चचिया ब्राह्मण वंश से। ठीक, चच वंश था और ये उस समय ब्राह्मण वंश भी था, तो ये भी आपको याद रखना है। चच वंश ना मिले तो ब्राह्मण वंश मिलेगा। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच मुख्य युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये रावर नामक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। रावर कहाँ पड़ता है? सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है, सिंध या मुल्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, और दाहिर की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, रानी बाई इसका नाम था। किसका? रानी बाई नाम था दाहिर की पत्नी। दाहिर की पत्नी का नाम रानी बाई था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। राजा दाहिर की पत्नी या किस पत्नी ने युद्ध के बाद जौहर किया था? तो उसकी पत्नी का नाम था रानी बाई, तो इसी ने क्या किया था? तो जौहर किया था। ठीक है, ये किसकी पत्नी थी? ये आपकी पत्नी थी राजा दाहिर की। दाहिर कहाँ राजन ब्राह्मण वंश का था और कहाँ शासन करता था? सिंध प्रांत में। सिंध पर अरबों की विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखिएगा, ये किस पुस्तक में मिलता है? ये चचनामा में मिलता है। अगर बात करें चचनामा की, तो चचनामा के लेखक कौन हैं? अली अहमद। ठीक है, कह रहा चचनामा पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूल रूप से लिखी गई थी अरबी भाषा में। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। लेकिन चचनामा का जो अरबी से फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। अरबी से उसको चेंज कराया गया किस भाषा में? फारसी भाषा में। और फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अल कूफी ने। किसने किया था? अल कूफी ने। इस चीज़ को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर कह रहा है चचनामा का अरबी से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ये किसने किया था? अल कूफी ने। अल कूफी ने किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसके लेखक कौन थे? तो लेखक थे इसके अली अहमद। अली अहमद इसके लेखक थे। लेकिन हम बात करें कि अनुवादकार कौन थे? अनुवादकार का मतलब किसने चेंज किया था?
तो अली कूफी या कभी कभी अल कूफी भी मिल जाता है। इसने इसको क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 10 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने का आदेश किसने दिया था? तो आदेश कौन देगा? जो वहाँ का गवर्नर होगा। तो आदेश दिया था गवर्नर ने। गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। ये कौन था? गवर्नर था। पूछे कहाँ का गवर्नर था? तो इराक का, चूँकि वहाँ पर खलीफा बैठता था। कहाँ? इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और खलीफा कहाँ बैठता था? ये बगदाद में ही बैठता था। और जब आक्रमण किया उस समय खलीफा कौन था? तो अल वालिद था। कौन था यहाँ पर खलीफा? अल वालिद था। अल वालिद का गवर्नर था कौन? अल हज्जाज। बात करेगा तो अल वालिद का गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। अल हज्जाज ने आदेश किसको दिया था? मोहम्मद बिन कासिम को। चलते हैं 11 नंबर पर। आक्रमण के समय मुस्लिम खलीफे का क्या नाम था? तो आक्रमण के समय जो मुस्लिम खलीफा था वो कौन था? अल वालिद था। याद रखिएगा, कौन था? अल वालिद था। ठीक है। क्यों आदेश दिया था? चूँकि याद रखिएगा, भारत का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर इसके कुछ जहाज़ों को लूट लिया गया था। किसके? जो गवर्नर था ना, उसके खलीफा अल वालिद के। तो अल वालिद ने आदेश दिया तो अल हज्जाज को। अल हज्जाज ने कहा किससे? मोहम्मद बिन कासिम से कि जाओ। ठीक है। तो सिंध के किस प्रांत पर अरब जहाज़ों को समुद्री डाकुओं ने लूटा था? तो ये देवल था। कौन सी जगह थी? देवल जगह थी। देवल बंदरगाह पड़ता। देवल क्या था? उस समय बंदरगाह था। अच्छा, बंदरगाह था कहाँ का? तो ये बंदरगाह था सिंध प्रांत का। और सिंध प्रांत उस समय किसके अंदर में आता था? तो राजा दाहिर के अंदर में आता था। तो इसलिए इसने यहाँ पर आक्रमण करवाया था कि दाहिर को जा कर के यहाँ पर क्या करो, मारो। और दाहिर जो था मेव और भाटों से क्या करता था? मेव और भाटों के साथ भेदभाव करता था। इसलिए इसका क्या करेंगे? साथ नहीं देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मुसलमान। चूँकि जजिया कैसा कर था? तो याद रखिएगा, जजिया जो था, अरे यार क्या हो जाता है भाई, तुम्हें बताओ क्या हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? या लगाने वाला कौन था? तो याद रखिएगा, भारत में जो जजिया कर था ना, ये मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब जजिया कर जो लगाया था, ये जजिया कर कब लगाया गया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, सिंध प्रांत पर लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है। और किसको किसको इससे दूर रखा था? तो महिलाओं को, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण और बीमार। ठीक है। जजिया कैसा कर था? तो याद रखिएगा, ये गैर मुसलमानी कर था। मतलब जो लोग मुसलमान नहीं होते थे वो लोग इसको देते थे। कासिम ने जजिया कर से किसे पूरी तरह मुक्त रखा था? ब्राह्मण बच्चों और महिलाओं को। ब्राह्मण बच्चों और महिलाओं को पूरी तरीके से किसको दूर रखा था? तो याद रखिएगा, ये ब्राह्मण बच्चों और महिलाओं को पूरी तरीके से क्या रखा था? दूर रखा था। 713 ईस्वी में कासिम ने सिंध के बाद किस महत्वपूर्ण शहर को जीत लिया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर, और फिर वहां आक्रमण राज्य किया थोड़े बहुत दिन, फिर उसने मुल्तान को जीत लिया था। मुल्तान को क्यों जीता था? क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत सारा क्या मिला था? सोना मिला था। ठीक है। और उसका उद्देश्य था धन लूटना। सोना मिलने के कारण मुल्तान को क्या कहने लगा? वो स्वर्ण नगरी, कि यहाँ पर बहुत सारा सोना है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी कहने लगा। ठीक है। अरबों ने मुल्तान की अत्यधिक संपदा को देखकर उसे क्या नाम दिया? तो मैंने अभी बताया आपको, इसने क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी नाम दिया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंध में अरबों द्वारा चलाए गए नए सिक्के को क्या कहा जाता है? तो नए सिक्के को दिरहम कहा जाता है। ये क्या थे? सिक्के थे जो सिंध प्रांत पे चलते थे। किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे। और ये जो था ना, ये उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य याद रखिएगा, सिर्फ इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इस्लाम मतलब मुसलमानों का धर्म है ना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य धार्मिक उद्देश्य क्या था? तो देखो, इस्लाम धर्म का क्या करना था? प्रचार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। अब जब ये तो हो गया इनका धार्मिक उद्देश्य, और आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो अपार धन संपदा को लूटना। आर्थिक उद्देश्य क्या था इनका? दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि इनके आक्रमण का धार्मिक उद्देश्य बताओ, तो धार्मिक उद्देश्य मतलब धर्म के बारे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना करना। क्या करना था? इस्लाम धर्म की स्थापना या इसको बढ़ावा देना। लेकिन अगर आर्थिक उद्देश्य की बात करें, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, तो आर्थिक उद्देश्य क्या था इनका? तो याद रखिएगा, धन संपदा जो भी है लूटना। ठीक है। सिंध में अरबों के आने के बाद किस पशु के पालन को बढ़ावा मिला? तो सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा ऊंट मिलते हैं, तो किसको बढ़ावा मिला था? ऊंट पालने का। तो ऊंट लिख दो, या ऊंट पालन। और यहाँ आकर उन्होंने खेती भी शुरू की थी। अरबों ने खेती शुरू की थी। काहे की खेती थी? तो वो खजूर की खेती थी। ठीक है। तो यहाँ पर पूछे कि पशुपालन को बढ़ावा मिला, तो ऊंट को बढ़ावा मिला था। और खेती में किसको मिला था? खजूर की खेती। यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया कि अरबों ने सिंध के शुष्क क्षेत्रों में किस नई खेती की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा, वो काहे की खेती थी? खजूर की खेती। अब आ जाओ 22 नंबर पे। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक की गणितीय रचनाओं को अरबों ने अपनाया था? तो ये किसने अपनाया था? याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक किस पर आधारित थी? तो गणित पर आधारित थी। पुस्तक का नाम क्या था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और अरबियों ने इसको अरबी भाषा में अनुवाद किया था। अरबी अनुवाद किया था। ठीक। नाम क्या रखा था उसका? नाम रखा था सिंधिद। नाम क्या रखा था उसका? सिंधिद। अब तुमसे पूछे कि सिंधिद अनुभव किसका मूल नाम है? तो ये गणित की पुस्तक थी ब्रह्मगुप्त की, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अरबी भाषा में अनुवाद किया था सिंधिद ने। ठीक है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो आपने भी ऊपर देखा कि इसको किस नाम से अनुवाद किया गया? सिंधिद। ठीक है। अगर पूछे कलीना व दिमाना दिमना, कलीना व दिमना ये किसकी अनुवाद है? तो ये है आपका पंचतंत्र का। पंचतंत्र का अनुवाद किया था कलीना व दिमना नाम से। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय गणितीय ग्रंथ खंड। अब देखो, ये भी क्या है? खंड खाद्यक जो है ये भी गणितीय ग्रंथ है। और ये गणितीय ग्रंथ है खंड खाद्यक का। अरबी नाम क्या था इसका? तो याद रखिएगा, अल अरकंद। इसका अरबी नाम क्या था? अल अरकंद था। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपका एक तो ये गणितीय पुस्तक थी, ये काहे की पुस्तक थी? गणित की। और एक गणित की पुस्तक थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत।
अब जब गणित की बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, 0 से 9 तक के जो अंक थे, तो चूँकि हिंदुस्तान में आकर इनको पता चला तो इन्होंने इसको क्या कहा था, हिंदसा कहा था। 0 से 9 तक के अंकों को अरब यात्रियों ने क्या कहा था, हिंदसा कहा था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि भारतीय अंक गणित या भारतीय अंक प्रणाली को अरब वासियों ने क्या नाम दिया था, तो हिंदसा नाम दिया था। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो मैंने बताया ना, कलीला व दिमना। पंचतंत्र किसकी है, तो ये पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। नाम से क्या अरबी अनुवाद हुआ, कलीला व दिमना से। ठीक है, अब देखो प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक। चरक क्या थे, एक चिकित्सा शास्त्री थे, ठीक, आयुर्वेदाचार्य थे। तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो हारून अल रशीद के शासनकाल में। उस समय खलीफा कौन था, हारून अल रशीद। ठीक है, तो चरक संहिता का अरबी अनुवाद हारून अल रशीद के शासनकाल में हुआ था। यूरोप ने, अरबों ने भारत से सीखे गए ज्योतिष और गणित को आगे कहाँ तक पहुँचाया था, तो ये आपका यूरोप तक पहुँचाया था। क्योंकि यहाँ पर अरब ले गए, अरब से यूरोप, तो आप उस तरफ बढ़ते जाओगे तो ये यूरोप की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, बगदाद के दरबार में, अगला क्वेश्चन है कि बगदाद के दरबार में खगोल विज्ञान सिखाने जाने वाले भारतीय विद्वान का नाम क्या था, तो यहाँ से याद रखिएगा, एक कनक थे। कनक नाम के खगोल विज्ञानी थे। आपसे पूछेगा कनक कौन था, तो कौन था, खगोल विज्ञानी थे। भारत से कहाँ गए थे, अरब गए थे, और बगदाद के दरबार में बैठकर खगोल विज्ञान सिखाते थे। नाम क्या था उनका, कनक था। ठीक है, किस अरब दार्शनिक ने लिखा था कि हिंदू चिकित्सा गणित और ज्योतिष में सबसे आगे थे। ये किसने लिखा है, अरब दार्शनिक ने लिखा है। नाम क्या था, अल जाहिद। याद रखिएगा, ये अरब का दार्शनिक था। ठीक है, अल जाहिज नाम था इसका। इसने कहा था कि जो भारतीय थे वो हिंदू चिकित्सा गणित और ज्योतिष में सबसे आगे थे, तो ये इसने लिखा था इसके बारे में। अरबों का प्रतिरोध और अंत की बात करेंगे तो किस शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार राजा ने अरबों को राजस्थान से आगे नहीं बढ़ने दिया, तो वो थे आपके नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम थे। ये आपके गुर्जर प्रतिहार राजा थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा। तो गुर्जर प्रतिहार राजा थे नागभट्ट प्रथम, राजस्थान से आगे नहीं बढ़ने दिया। क्योंकि याद पता है आपको कि सिंध प्रांत वहीं लगता है, जो पाकिस्तान वाला एरिया, उधर से घुस के आते हैं अरब यात्री या अरब जो भी लोग आते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने राजस्थान से आगे इनको नहीं बढ़ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि चालुक्य वंश के किस शासक ने नवसारी के युद्ध में अरब सेना को पराजित किया था, तो याद रखिएगा, नवसारी का जो युद्ध था ना, वो आपका अरबों और चालुक्यों के बीच में हुआ था। किसके बीच में, अरबों और प्लस चालुक्यों के बीच में। ठीक है, नवसारी का युद्ध। और कौन था जिसने अरब सेना को पराजित कर दिया था, तो पुलकेशी जनाश्रय थे। पुलकेशी जनाश्रय किस वंश के थे, तो चालुक्य वंश के थे। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। कह रहा कश्मीर के किस महान शासक ने उत्तर भारत की ओर बढ़ते अरबों के कदमों को रोका था। उत्तर भारत की तरफ समझ रहे हैं ना, कि जो आपका राजस्थान उत्तराखंड ये वाला जो एरिया है वहाँ की बात कर रहे हैं। तो ललितादित्य मुक्तापीठ, नाम क्या था इनका, ललितादित्य मुक्तापीठ ने। ठीक है, मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने अरब आक्रमणकारियों को सिंध वापस खदेड़ा था, तो कौन था, बप्पा रावल था। बप्पा रावल का शासन क्या था, ये सिसोदिया वंश के थे। किस वंश के थे, सिसोदिया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुहिल वंश बोलते हैं। ठीक है, नाम क्या था, बप्पा रावल। इन्होंने क्या किया था, अरबों को सिंध की तरफ वापस भेज दिया था, खदेड़ दिया था, वापस खदेड़ा लिख सकते हैं यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बप्पा रावल। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम की
मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा जो खलीफा था सुलेमान, उसने आदेश दिया था और कारागार में इसकी मृत्यु हुई थी, मतलब हत्या करवा दी थी। किसने? खलीफा था उस समय सुलेमान, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या सुलेमान ने करवाई थी। कासिम ने राजा दाहिर की पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी, दो पुत्रियां थी, एक सूर्या देवी और एक थी परमल देवी, कहाँ भेजा था? तो बगदाद के खलीफा के पास भेजा था। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है कि सिंध पर अरबों की विजय केवल एक घटना मात्र थी? तो ये किसने कहा है? स्टेनली लेन पूल ने कहा है कि सिंध पर अरबों की जो विजय थी वो केवल एक घटना मात्र थी, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये स्टेनली लेन पूल ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अरब आक्रमण के समय सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा अलोर या अरोर, जो भी नाम आ जाए तो ये इसकी राजधानी थी, तो अलोर या अरोर थी। सिंध के कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने अरबों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि बौद्ध अहिंसा नीति और शांति की चाय के कारण ये इन्होंने सिंध के बौद्ध भिक्षुओं को अरबों का साथ दिया था। ठीक है। किन स्थानीय जातियों ने राजा दाहिर के भेदभाव से तंग आकर कासिम का सहयोग किया था? तो जाट और मेद, दो जातियां थी, जाट और मेद। इसने किसका साथ दिया था? तो राजा दाहिर का साथ नहीं दिया था, याद रखिएगा, राजा दाहिर का साथ नहीं दिया था। तो साथ दिया किसका था? उस समय मोहम्मद बिन कासिम आ रहा था तो उसका साथ इन्होंने दिया था। सिंध पर अरबों का प्रभावी शासनकाल लगभग कितने समय तक रहा? तो 150 से 200 शताब्दी तक। ठीक है। 712 में शुरू हुआ था और लगभग जो है तो 860 या 912 के आसपास तक ही चला था, जब तक इसका अगला शासक आक्रमण करने नहीं आया था। उमैयद खिलाफत के पतन के बाद सिंध किस खिलाफत के अधीन आ गया था? तो अब्बासी खिलाफत के अधीन आ गया था। पहले कौन सा था? तो पहले उमैयद खिलाफत थी और उमैयद के बाद कौन आ गया था? अब्बासी खिलाफत आ गई थी। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, अरबों के बाद भारत पर दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आक्रमण किन का हुआ था? तो तुर्की का हुआ था। मैंने बताया था आपको कि पहले अरब आए थे फिर तुर्क आए थे। तुर्क में सबसे बड़ा आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। कहाँ? अफगानिस्तान के गजनी का शासक था। ठीक है। अरबों ने सिंध के गैर मुस्लिम स्थानीय नागरिकों को क्या कानूनी दर्जा दिया था? तो ये जिम्मी कहा था। जिम्मी मतलब क्या होता है? संरक्षित नागरिक होता। जो गैर मुसलमान स्थानीय लोग थे उनको जिम्मी कहा जाने लगा था। चलते हैं नेक्स्ट। कासिम ने सिंध पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किन अधिकारियों को पदों पर बनाए रखा था? तो स्थानीय हिंदू जो राजस्व अधिकारी थे इनको इसने क्या किया था? उनके पदों पर बनाए रखा था ताकि सिंध पर नियंत्रण बना रहे। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। सिंध विजय के बाद अरबों को भारत तक पहुंचने के लिए किन मार्गों का पता चला था? तो जल और थल दोनों मार्गों का पता चला था। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सुरक्षा के लिए किस नए नगर की स्थापना की थी? तो महफूजा या मंसूरा, चूँकि यहाँ पर लोगों को सुरक्षा मिलनी थी तो इस वजह से महफूज स्थान इनको मिलना चाहिए था, इसलिए महफूजा या मंसूरा नामक शहर की स्थापना इसने की थी। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में। प्राचीन अरब भूगोलवेत्ताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो अरब वासियों ने भारतीय उसको नाम दिया था अल हिंद। प्राचीन अरब भूगोलवेत्ता जो थे इसने भारतीय उपमहाद्वीप को अल हिंद कहा था। क्या अरब सेनाएं सिंध से आगे बढ़कर भारत के गंगा मैदानी इलाकों को जीत पाई थी? नहीं जीत पाई थी। क्यों? क्योंकि वे सिंध के मुल्तान तक ही सीमित रह गए थे। कहाँ तक? तो सिंध का जो मुल्तान वाला एरिया है वहीं तक ही क्या हो गए थे? सीमित हो गए थे। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत पर आक्रमण का सबसे बड़ा दीर्घकालिक सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ? तो सांस्कृतिक परिणाम यही हुआ कि भारत का अरब जगत और संस्कृति से पहला सीधा संपर्क स्थापित हुआ था। मतलब जो यहाँ की संस्कृति थी वहाँ ले गए और वहाँ की कुछ चीज़ों को उन लोगों ने यहाँ सीखा, तो इस तरीके से दोनों में आदान प्रदान हो गया। तो हम लोग 25 मिनट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों का वीडियो कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।